हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज हम लोग यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर के कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। जैसे बच्चों हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये देखा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि बात हो रही है बच्चे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। तो WACC कैलकुलेट करने के लिए बेटे हमें यहाँ पर आज करेंट के रेट पता करने हैं कि हमारे इक्विटी का रेट क्या चल रहा है, कॉस्ट का, प्रेफरेंस के डिविडेंड का बर्डन कंपनी के ऊपर कितना आ रहा है, डिवेंचर का कितना आ रहा है। तो बेटा जैसे मैंने बोला था कि हम लोग यहाँ पर जो है बच्चे KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी, KP कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर और बेटा KD यानी कॉस्ट ऑफ डेट्स, जिसमें डिवेंचर भी हो सकते हैं, जिसमें बैंक लोन भी हो सकता है। इनकी हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं बेटे। तो आज हम सबसे पहले यहाँ पर जो आपका पहला पॉइंट स्टार्ट होगा बच्चों, सबसे पहला स्टार्ट होगा बेटा KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बेटा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब मेरे बच्चे यहाँ पर इस बात पर ध्यान दीजिए, फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है बेटा, लेकिन उसमें थोड़ा चेंज बार बार आ सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बेटे इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला तो आपका है D1 और डिवाइड बाई MP। D1 डिवाइड बाई MP। D1 का मतलब है बेटा डिविडेंट आफ्टर 1 ईयर और MP का मतलब है मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर। तो बेटा अगर मैं यहाँ पर आपके लिए एक दो एग्जाम्पल रखूँ कि सपोज करिए D1 डिवाइड बाई MP की कैलकुलेशन कैसे होगी, ध्यान से सुनिए बात को। KE का रेट ऑलरेडी पहले से तो डिसाइडेड होता नहीं है। आपके क्वेश्चन में ये लिख करके आएगा कि हमारी हिंदुस्तान लीवर कंपनी इस साल इक्विटी शेयर होल्डर्स को 10 रुपए का डिविडेंट देने वाले हैं। डिविडेंट देने का प्लान बना है 10 रुपीज़। और मान लीजिए बेटा हमारा जो शेयर है वो 100 रुपीज़ का है। क्वेश्चन में कभी आता है कि हम 2 रुपए का डिविडेंट देने जा रहे हैं और हमारा जो शेयर है वो 10 रुपीज़ का है, 15 रुपीज़ का है, 20 रुपीज़ का है। इसी का तो नाम है बेटा MP, मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर क्या चल रहा है वो हमारा नीचे आ जाएगा डिवाइडेशन में। ध्यान से सुनना बच्चे, बहुत ही ध्यान से। तो देखो मैं आपको इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट 2-3 एग्जाम्पल दूंगा। जैसे मेरे बच्चे यहाँ पर मैंने ये एज्यूम किया कि बेटा 10 रुपए का हम डिविडेंड देने जा रहे हैं और हमारा जो शेयर है वो 100 रुपीज़ का है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा बेटा 0.10। तो यानी कि 0.10 का मतलब कितना हुआ, 10%। अगर आप ये कहें कि सर आप फॉर्मूले में D1 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई MP आप ऐसे नहीं करेंगे, बेटा ऐसे नहीं करूँगा। जैसे आप अगर सोचते हैं D1 डिवाइड बाई MP मल्टीप्लाई बाई 100, नहीं ऐसे नहीं करूँगा। सर ऐसे क्यों नहीं करोगे? बेटा किसी किसी राइटर की बुक में तो ऐसे ही लिखा है, लेकिन ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर जो है पॉइंट में बात करता है। जितना हम परसेंटेज को पॉइंट में डिस्कस करेंगे उतना इफेक्टिव लगता है, आंसर में कोई फर्क नहीं आता है। तो बेटे हमारा यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल आपके सामने ये आ गया। दूसरा बेटा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखते रहो फटाफट। अब मैंने बेटा यहाँ पर सपोज करिए एक आंसर और रखा कि डिविडेंट हम 10 रुपीज़ का देने जा रहे हैं, जबकि मेरा शेयर मार्केट में जो 100 रुपीज़ वाला शेयर था वो घट कर के 80 रुपीज़ पे आ गया। 80 रुपीज़ पे आ गया। तो जो बेटा मैंने कहा था कि समय के मुताबिक कॉस्ट अप एंड डाउन होती रहती है, तो देखो बेटा ऐसे ही होती रहती है। 100 रुपीज़ का शेयर है और तब हम 10 रुपये डिविडेंट दे रहे हैं, तब तो ये 10% है। शेयर की वैल्यू मार्केट में डाउन हो गई
मैंने कहा था कि जब कंपनी का शेयर प्राइस डाउन होगा तो कॉस्ट बढ़ेगी। कि शेयर तो 80 रुपए का है, मैं किसी व्यक्ति के मान के चलिए 80 रुपीज़ यूज कर रहा हूँ, 80 रुपीज़, लेकिन डिविडेंड हम उसे 10 रुपीज़ दे रहे हैं। तो सीधी सी बात है, 80 रुपए यूज करके 10 रुपए बदले में दे रहे हैं, तो 10 रुपए 80 रुपए का, अरे कितने परसेंट हैं ये बेटा, यहाँ पर आपका आ गया, ये आंसर आ गया 0.125, 0.125, यानी कि सेज इसको कहा जा सकता है 12.5%। लेकिन बेटा मैं पूरे चैप्टर के जो भी क्वेश्चन कराऊंगा उन्हें मैं इस प्रकार से नहीं लिखूंगा, मैं उनको इस प्रकार से लिखूंगा, ठीक है, प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी आती है। इसके बाद बेटा एक एग्जांपल और ले लो। सपोज करिए मेरे बेटे डिविडेंड हम 10 रुपए का देने जा रहे हैं, जबकि हमारी कंपनी की मार्केट में अच्छी गुडविल हो गई है, शेयर का प्राइस इंक्रीज हो गया है, और वो प्राइस इंक्रीज होकर के बेटा 120 रुपए पे पहुंच गया है, 120 रुपए। अब मान के चलिए कि शेयर होल्डर का हम 120 रुपया यूज कर रहे हैं। अगर आज शेयर होल्डर हमारी कंपनी के शेयर मार्केट में किसी को बेच दे, कॉमन सी बात, उसे 100 रुपीज़ थोड़ी मिलेंगे, उसे 120 रुपये मिलेंगे, और उसका पैसा हमारे यहाँ लगा हुआ है, तो माना जाएगा कि हम 120 रुपये यूज़ कर रहे हैं और बदले में 10 रुपीज़ दे रहे हैं। तो 10 रुपीज़ 120 रुपये का 10 डिवाइड बाई 120, ये बेटा आ गया, यानी कि 0.0833, यानी कि इसको कह सकते हैं 8.33%। तो बेटा ये वाली लैंग्वेज सीखो, ये वाली लैंग्वेज 0.0833, माइंड में आना चाहिए कि 8.33% की बात हो रही है। चलिए बच्चे, अब देखो केई में बहुत कुछ सिखाना है, ये तो एक नॉर्मल सा स्टेप हुआ हमारा। इसके बाद बेटा मैं अब यहाँ पर कह सकता हूँ आपके लिए जो आगे और फॉर्मूले हैं, तो यानी कि अगले स्टेप में बेटा, अगले स्टेप में मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ, देखो अगले स्टेप में एक पॉइंट और समझ लो। कभी कभी क्वेश्चन में ये गिवन होता है बच्चे, कभी कभी हमारे क्वेश्चन में ये बात गिवन होगी, जैसे के ई का मैं पॉइंट नंबर यहाँ पर 2 लेता हूँ, पॉइंट नंबर 2 लेता हूँ। यहाँ पर फॉर्मूला हमारे के ई का कभी कभी ऐसे चलता है बेटा, देखना एक फॉर्मूला तो आपका ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ D1 डिवाइड बाई एन पी, बेटा D1 डिवाइड बाई एन पी, एम पी का मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर। इससे पता चलता है कि ये शेयर शायद थोड़े पुराने हैं, एग्जिस्टिंग शेयर हैं, जो पहले कभी इशू किए गए थे और आज तक चले आ रहे हैं। आज इनका मार्केट में क्या प्राइस है, क्या प्राइस है। तो क्वेश्चन में या तो बेटा एमपी दिया होगा या एनपी दिया होगा, जो भी दिया होगा आपको उसको डिवाइडेशन में यूज करना है। अब एनपी की बात आती है, इनको कहते हैं बेटा नेट प्रोसीड्स। ध्यान से सुनो, नेट प्रोसीड्स, कि मुझे नेट कितना अमाउंट हाथ में आया। ये शेयर हैं बेटा न्यू शेयर, जिन्हें इसी साल मार्केट में इशू किया गया है। सपोज करिए मेरे बच्चे, कभी ऐसा हो सकता है कि 100 रुपीज़ वाला शेयर मार्केट में आपने इशू किया, 100 वाला 100 में गया, मेरी मुट्ठी में 100 रुपीज़ आए, तो नेट प्रोसीड्स 100 रुपीज़ है। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि 100 रुपीज़ वाला शेयर फेस वैल्यू वाला प्रीमियम पे इशू हो रहा है बेटा, 10 रुपीज़ 10% प्रीमियम, तो मेरे कलेक्शन में 110 रुपये आ सकते हैं, तो नेट प्रोसीड्स 110 रुपया हो गया। या मेरे बच्चे हमारे शेयर डिस्काउंट पर इशू हो रहे हैं, हम 3% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 100 रुपीज़ का शेयर है, 3 रुपये डिस्काउंट में दे रहा हूँ,
तो मेरे पास कितना पैसा आया 97। तो नेट प्रोसीड्स, प्रोसीड्स का मतलब प्राप्ति, जो मुझे प्राप्त हो रहा है। अब बेटा क्वेश्चन में कई बार लिखा रहता है फ्लोटेशन, फ्लोटेशन कॉस्ट। तो बेटा फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या है? तो फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है जब शेयर मार्केट में इशू किए गए तो उनको इशू करने में हमारी कंपनी का जो एक्सपेंस हुआ है बेटा, जो एक्सपेंस हुआ है उसको बोलते हैं फ्लोटेशन चार्ज, फ्लोटेशन कॉस्ट। तो यार ये भी खर्च हो गए, इन्हें भी माइनस करना पड़ेगा। इनको माइनस करने के बाद मेरे पास कितने पैसे आए, वो कहलाएगा नेट प्रोसीड्स। उससे आप डिवाइड करेंगे अपने डिविडेंड की वैल्यू को, तब बेटा आपका यहां पर आएगा के ई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। चलो करके दिखाते हैं। यहां पर बेटा मैं ये एज्यूम कर लेता हूं, ध्यान से देखना बेटे, एक बढ़िया सा इस पर छोटा सा एग्जांपल बना देता हूं। हमारी कंपनी डिविडेंड तो बेटा 10 रुपए का देने जा रही है, 10 रुपए का डिविडेंड, और शेयर की जो फेस वैल्यू है वो मैं मान लेता हूं 100 रुपीज है, ठीक है, 100 रुपीज है। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे पास जो कलेक्शन आ रही है वो कलेक्शन तो मेरे पास कुछ डिफरेंट तरीके की आ रही है। जैसे मैंने अभी कहा, कम भी आ सकती है, ज़्यादा भी आ सकती है। तो एक काम करता हूं बेटा, पहले मैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ये फॉर्मूला आपका आगे बढ़ा देता हूं, ठीक है, लिख देता हूं कि बाई चांस आप कभी आगे भूल ना जाए। एनपी का मतलब क्या? एनपी का मतलब क्या? फेस वैल्यू, फेस वैल्यू माइनस, माइनस ब्रैकेट में ले लो क्या, डिस्काउंट, प्लस फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट। अब बात बनी, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, 3 रुपए का मैं डिस्काउंट देता हूं, 2 रुपए मेरे फ्लोटेशन कॉस्ट के खर्च हो जाते हैं, जो भी लिखा हो क्वेश्चन में, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, ठीक है। इनको माइनस करने के बाद फिर ये देखिए कि आपके पास कितना पैसा आया, दैट इज नेट प्रोसीड्स, जो मुझे प्राप्त हुआ है। अब बेटा इस पर मैं एक एग्जांपल दे करके के ई का कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं। बेटे यहां पर मान के चलिए, सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, 10 रुपए का हम डिविडेंड देने जा रहे हैं, 10 रुपए का हम डिविडेंड देने जा रहे हैं। और बेटे मेरी जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है, लेकिन मार्केट थोड़ी कंपनी की अच्छी नहीं है, इसलिए शेयर इशू नहीं हो रहे हैं। तो हमने मार्केट में अनाउंस कर दिया कि हमारी कंपनी 5% का डिविडेंड, सॉरी 5% का डिस्काउंट देने जा रही है। तो बेटे 100 रुपीज़ फेस वैल्यू है, 5% डिस्काउंट देने जा रहे हैं, तो डिस्काउंट कितना हो गया बेटा, 5 रुपए लेस। हाँ, और जब शेयर इशू करेंगे तो शेयर को इशू करने के भी कुछ खर्चे होते हैं, जैसे बेटा प्रॉस्पेक्टस बनवाना, प्रॉस्पेक्टस का रजिस्ट्रेशन करवाना, और तमाम तरीके के खर्चे। चलो मान लेता हूँ बेटा ये 3 रुपए हमारे फ्लोटेशन कॉस्ट खर्च हो गई, तो 5 और 3 8, 8 रुपए तो बेटा पहले ही खर्च हो गए, और 100 रुपीज़ का शेयर फेस वैल्यू वाला मैंने मार्केट में इशू किया, तो अल्टीमेटली बेटा 8 रुपए तो मेरी पॉकेट से पहले ही चले गए। देखो ना, 100 रुपीज़ वाला शेयर 5 रुपए डिस्काउंट पर इशू हुआ, तो मुट्ठी में कितने आए, 100 माइनस 5, 95। अब 95 में से बेटा 3 रुपए के तो एक्सपेंस और हो गए। अब फाइनली हमारे पास कितना आया, 92 रुपीज़ फाइनली आए, ये कहलाया नेट प्रोसीड्स। अब जरा देखो, मैं किसी शेयर होल्डर का, मेरी कंपनी हिंदुस्तान लीवर, हम लोग बेटा किसी शेयर होल्डर का देखा जाए प्रैक्टिकली 92 रुपीज़ तो हम यूज़ कर रहे हैं बिजनेस में, और 92 रुपीज़ के बदले में हमारी कंपनी ने प्लान बनाया है कि 10 रुपए का हमें डिविडेंड देना है, ठीक है। ये मत कहना कोई बच्चे, सर जब पैसे कम आए हैं हाथ में तो डिविडेंड भी मत दो, डिविडेंड 2 रुपए का दे दो,
बेटा ऐसा नहीं होता है, कंपनी को कभी कभी मार्केट के हिसाब से भी चलना पड़ता है, मार्केट के हिसाब से, कि अगर हमारी कंपनी बहुत ही कम डिविडेंड देगी, जबकि नॉर्मली मार्केट में अदर कंपनियां जो हैं वो 10 रुपीज़, 11 रुपीज़, 12 रुपीज़ का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, तो कॉमन सी बात है बेटा, हमारी कंपनी का तो सारे शेयर होल्डर छोड़ छोड़ करके हमें दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाएंगे, तो मजबूरन उनके आसपास उनके आसपास डिविडेंड हमें भी तो बांटना पड़ेगा। तो चलो 10 रुपए का हम डिविडेंड दे रहे हैं, डिवाइड बाई 92 रुपीज़, ये आंसर आया बेटा, ये आंसर आया 0.1086 की जगह मैं 87 कर सकता हूं, क्योंकि लास्ट में 9 आ रहा है। तेज, इसको कहा जाएगा 10.87%। ये कैलकुलेशन हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, के ई की कैलकुलेशन करते समय बड़ी सावधानी के साथ चलना। क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि डिविडेंड कितना दे रहे हैं, मार्केट प्राइस क्या है, वो भी क्वेश्चन में लिखी रहेगी। अगर क्वेश्चन में मार्केट प्राइस के बारे में कुछ ना दिया हो, यानी कि मार्केट प्राइस ना इंक्रीज हो रही ना डिक्रीज हो रही, तो सीधी सी बात है बेटा, जो आपका क्वेश्चन आया है जहां पर लिखा है कि 20 लाख रुपए के इक्विटी शेयर हैं, तो क्वेश्चन के टॉप पे जहां से क्वेश्चन शुरू हो रहा है वहीं पर देख लेना एक इक्विटी शेयर कितने का है, 10 रुपीज़ का, 100 का। तो इसका मतलब बेटा कांस्टेंट वो ही चला आ रहा है। अगर उसमें कुछ उतार चढ़ाव है तो क्वेश्चन के नीचे एडजस्टमेंट में ये सारी बातें लिखी रहेंगी कि हम 2 रुपए का डिविडेंड दे रहे हैं, हमारा शेयर अब मार्केट में इतना हो गया है, अब मार्केट में इतने का हो गया है, वो हमारा एमपी है, मार्केट प्राइस पर शेयर, तो उससे डिवाइड करना। अगर न्यूली शेयर है तो बताएंगे कि फेस वैल्यू इतनी है, इतनी डिस्काउंट पर हमने इशू किया, इतने हमारे एक्सपेंस हो गए, तो वो सारी बातें क्वेश्चन में गिवन होंगी। यानी कि आपको WACC की कैलकुलेशन करने से पहले वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, KE का कैलकुलेशन करना पड़ेगा बेटा। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चन मैंने बेटे ऐसे भी देखे हैं कि क्वेश्चन में साफ लिखा रहता है, अदर इंफॉर्मेशन में सीधा लिख देते हैं KE 12%, हमारी कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने जा रही है 12% का, 15% का। तो यानी कि जब उन्होंने परसेंटेज खुद ही बता दिया, अरे तो हमें परसेंटेज अब निकालने की आवश्यकता नहीं है, तो आपको KE की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, फटाफट आंसर देना, एग्जामिनर को लिख करके दिखा देना कि KE इतने परसेंट है, ब्रैकेट में लिखना गिवन इन द क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। अच्छा बेटा, अब एक बात और सुनो, आपके क्वेश्चन में जब भी डिविडेंड के बारे में कुछ बोलेगा कि डिविडेंड हम 5 रुपीज़ दे रहे हैं, डिविडेंड हम 10 रुपीज़ देने जा रहे हैं, ये वाली इंफॉर्मेशन हमेशा हमेशा इक्विटी शेयर के बारे में गिवन होती है, इक्विटी के बारे में, प्रेफरेंस के बारे में नहीं होती ये इंफॉर्मेशन। अरे भैया, प्रेफरेंस शेयर के बारे में क्यों बताएंगे कि हम 10 रुपए का डिविडेंड देने जा रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर के तो आगे पहले ही लिखा होता है 10% प्रेफरेंस शेयर, 12% प्रेफरेंस शेयर, उसके तो पहले ही आगे लिखा होता है। इसका मतलब पहले से ही क्लियर हो गया कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इतने परसेंट का डिविडेंड तो देना ही देना है। इक्विटी के आगे परसेंटेज नहीं होता है, तो इक्विटी का डिविडेंड क्वेश्चन में गिवन होगा तो मैं परसेंटेज निकालूंगा, और अगर इक्विटी का परसेंटेज बाई चांस क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि हमारी कंपनी इतने परसेंट डिविडेंड बांटने जा रही है, तो फिर मुझे कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो बेटा, इसके बाद मेरे बच्चे, अब इक्विटी का, अब KE का हमारा थर्ड राउंड स्टार्ट होता है। थर्ड राउंड में बेटे यहां पर जाकर के हम कैलकुलेट करेंगे। बहुत अच्छी खास बात, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आता है, आप जो बताने जा रहा हूं। यहाँ क्वेश्चन में आप देखेंगे बच्चे, हमारे पास लिखा रहेगा, देखो मैं एक लाइन लिखता हूं बेटा, इफ
growth rate is given in the question. If growth rate is given in the question, सपोज करिए 10%, 7%, 12%, ऐसे करके बेटा क्वेश्चन में कुछ भी लिखा रहेगा कि हमारी कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड तो दे रही है, और डिविडेंड देने के साथ साथ इक्विटी शेयर को मार्केट में ग्रोथ कराने के लिए हमारी कंपनी कुछ और भी खर्चे कर रही है। 10% के खर्चे कर रही, 7% के कर रही, 12% के कर रही। तो यार ये भी तो मेरी कॉस्ट है, इस कॉस्ट को भी मुझे अपने केई में ऐड करना पड़ेगा। तो क्या करना बेटा, सबसे पहले डिविडेंड को बेस बना करके परसेंटेज निकालो, और उस परसेंटेज में इस वाली परसेंटेज को ऐड कर दो, सिर्फ ऐड कर दो, और कुछ नहीं करना है। लेकिन कैसे करना है वो देखिए बेटा। अब मैं आपके लिए यहां पर फॉर्मूला लेके आ रहा हूं बेटा। फॉर्मूला देखिए, देखो फॉर्मूला बेटा कुछ ऐसे चलेगा, T1 डिवाइड बाई MP या NP, कुछ भी हो सकता है, बट मैं यहां पर MP रखता हूं। T1 डिवाइड बाई MP और प्लस G का मतलब ग्रोथ रेट। एक बात याद रखना बेटा, क्वेश्चन अगर ग्रोथ रेट वाला होगा तो जो ये मैंने राइट हैंड साइड में प्लस G किया है, ये तो हर बार आना ही आना है। लेकिन इसमें एक कैटेगरी और आती है, वो कैटेगरी पहले समझो बच्चे, वो एक कैटेगरी समझो। देखो ध्यान से समझना बेटा। मैंने यहाँ पर ये एक पॉइंट बनाया आपके लिए, ये बड़ा खास पॉइंट है बेटे, बहुत खास पॉइंट है। इफ past dividend amount is given, अगर मेरे बच्चे डिविडेंड का अमाउंट क्वेश्चन में पास्ट का दिया हुआ है, पास्ट का, आप कहोगे सर जी पास्ट का डिविडेंड ये कैसे दिया है? मैंने कहा बेटा क्वेश्चन में ये लैंग्वेज आएगी, ऐसे लिखा रहेगा, रिलायंस इंडस्ट्री हैज डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड ₹10, डिविडेंड ₹10, 10% नहीं, ₹10, ₹5, ₹8, ये बता दिया कि हमारी कंपनी हैज डिस्ट्रीब्यूट, बांट चुकी है। अरे बांट चुकी है तो पास्ट की ही तो बात कर रहे हैं। फिर क्या कहेंगे, नाउ ग्रोथ रेट इज 10%, लेकिन अब मेरी कंपनी आगे 10% का ग्रोथ करना चाहती है। तो बेटा जब वो आगे ग्रोथ करने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है 10% का हम डिविडेंड बांट चुके हैं, और अब आगे 10% का हम ग्रोथ करेंगे। जब ग्रोथ करेंगे तो बेटा डिविडेंड को इंक्रीज किया जाएगा, कैसे इंक्रीज किया जाएगा? देखो फॉर्मूला तो आप ऊपर लिख चुके हैं, मैं यहाँ पर एक इसी क्वेश्चन को बनाता हूँ। मैंने लिखा कि बेटा हम 10 रुपए का डिविडेंड पहले बांट चुके हैं, या चलो एक काम करते हैं 8 रुपए को बेस बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। डिविडेंड ₹8 हैज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पास्ट, कभी पास्ट वर्ड बोलेगा, लेकिन हमेशा पास्ट शब्द को ही सुनने के लिए मत बैठे रहना, क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनना, लैंग्वेज को पकड़ना कि क्वेश्चन क्या मेंशन कर रहा है, ये डिविडेंड पास्ट का है, या फ्यूचर का है। तो बेटा पास्ट का उन्होंने बताया कि 8 रुपए का डिविडेंड हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, और अब हमारी ग्रोथ होगी
10% की। तो चलो, तो बेटा 8 रुपए का 10% और निकालो, 8 रुपए का 10% और निकालो, कितना आया? 80 पैसे। तो मेरा जो D1 होगा, D1 वो होगा बेटा 8 रुपए 80 पैसे डिवाइड बाई MP, मान लीजिए बेटा 100 रुपीज़ है, और प्लस जी आपका 10% है। तो ये यहाँ पर बेटा 10% का मतलब क्या होता है? 0.10। अब रखो आंसर। अब देखो बच्चे, मैंने लिखा पहले 8.8 डिवाइड बाई 100, ये मेरा आंसर आ गया 0.088। और इसमें मैंने कहा था अलग से ग्रोथ को ऐड कर देना। अब 10% को और ऐड कर दो तो प्लस 0.01, ये आ गया बेटा दोनों मिला के 0.0998, 0.098। एक सेकंड, ऐसा लग रहा है शायद कुछ मिस्टेक हुई है, दोबारा से चेक करता हूँ। 8.8 डिवाइड बाई 100, ये आ गया 0.088, 0.088 यानी कि 8%, 8.8% आ गया। प्लस अब बेटा इसमें 10% को मेरे को और ऐड करना है। जब 10% और ऐड करेंगे इसमें तो सिंपल सी बात है, 10% का मतलब क्या है? 0.10 प्लस 0.10, इसको ऐड कर दिया तो ये मेरा यहाँ पर आया 0.188, 0.188। तो बेटा अब इसको जो लिखा था पहले वाला आंसर को हटाते हैं, इसको हटाते हैं। यहाँ पर आया मेरे बच्चे 0.188, यानी कि इसको आप कह सकते हैं 18.8%, 18.8%। अब बेटा यहां पर आपने ये बात सीख ली कि इफ पास्ट डिविडेंड, तो मेरे बेटे अगर पास्ट का डिविडेंड दिया है क्वेश्चन में तो डिविडेंड की वैल्यू को भी बढ़ाना पड़ेगा, और साइड में जो प्लस जी है वो तो करना ही करना है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि सपोज मेरे बेटे हमारे क्वेश्चन में डिविडेंड पास्ट का नहीं दिया है, बल्कि डिविडेंड उन्होंने यार फ्यूचर का दे रखा है, फ्यूचर का डिविडेंड दे रखा है। कैसे दे रखा है लिख देता हूं मैं आपके लिए बेटा यहां पर। इफ फ्यूचर डिविडेंड अमाउंट इज गिवन, जो डिविडेंड का जो अमाउंट है वो फ्यूचर का दे रखा है कि हमारी, ऐसे लिखेगा क्वेश्चन में कि अवर कंपनी एक्सपेक्टेड टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड ₹10। हमारी कंपनी इस बात की उम्मीद कर रही है कि हम 10 रुपए का डिविडेंड बांटेंगे। ये मन सोचना कि फ्यूचर का मतलब तभी होगा बेटा जब आपकी लैंग्वेज में शैल और बिल का प्रयोग होगा। लैंग्वेज में ये भी तो आ सकता है कि अवर कंपनी एक्सपेक्टेड टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, हमारी कंपनी इस बात को सोच रही है कि हम 10 रुपए का डिविडेंड बांटेंगे। तो इसका मतलब है, और क्वेश्चन में क्या लिखा है? एंड ग्रोथ रेट 10% और 10% की ग्रोथ है। तो इसका मतलब यह है कि ग्रोथ आपको नहीं करनी है, उन्होंने बता दिया कि हम 10 रुपए का डिविडेंड आके बांटेंगे और 10% की हमारी ग्रोथ रहेगी। तो बेटा अभी थोड़ी बांट रहे, बांटेंगे और 10% की ग्रोथ करेंगे। तो उन्होंने ऑलरेडी उसमें ग्रोथ को ऐड करके आपको बताया है, उन्होंने ऑलरेडी उसमें ऐड करके बताया है। अभी मैंने जो 8 रुपए वाला एग्जाम्पल लिया था, मैं यही एग्जाम्पल लेता हूं दोबारा से। क्वेश्चन में पहले उन्होंने लिखा था
8%, 8 रुपीज हैज डिस्ट्रीब्यूट, 8 रुपए पहले बांट चुके हैं, अब 10% की ग्रोथ करेंगे, तो यानी फ्यूचर में कितना देंगे 8.8। और अगर क्वेश्चन में ऐसे कह दिया जाए अवर कंपनी एक्सपेक्टेड टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड ₹8 एंड ग्रोथ रेट 10%, हमारी कंपनी 10% का ग्रोथ करने जा रही है और ये सोच रही कि हम आगे 8 रुपए का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पिछले साल कितना किया था मेरे को नहीं मालूम, जाहिर सी बात है 8 रुपए से कुछ कम किया होगा, जो 10% बढ़ाने के बाद अब 8 रुपए बैठ रहा है। तो मेरे बेटे बस इतनी सी बात याद कर लो, डिविडेंड की लैंग्वेज में अगर पास्ट टेंस दिखाई दे तो डिविडेंड को बढ़ाना, और फ्यूचर टेंस नजर आए तो वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है। आपको बस केवल इतना काम करना है, आपको सिर्फ 8 रुपीज डिवाइड बाई 100 और प्लस जी, ये तो हमेशा ही करना है बेटा, चाहे पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, प्लस जी जो साइड में आप ऐड करते हो परसेंटेज, वो तो आना ही आना है। मुद्दा सिर्फ इस बात का है डिविडेंड को बढ़ाया जाएगा या डिविडेंड को नहीं बढ़ाया जाएगा। तो बेटा लैंग्वेज में पास्ट टेंस हो तो इंक्रीज करना, लैंग्वेज में फ्यूचर टेंस नजर आए तो डिविडेंड को इंक्रीज मत करना, वो ऑलरेडी इंक्रीज है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दिया बेटा तो ये सीधा सीधा मेरा आ गया 0.18 यानी कि 18% बेटे, 18%। ये मैं जो लिख देता हूं ना सेज, इसको कहा जाएगा 18%। ये सिर्फ आपका माइंड सेट करने के लिए लिख रहा हूं, हम ऐसे परसेंटेज आगे क्वेश्चन में मेंशन नहीं करेंगे, हम पॉइंट की लैंग्वेज में बात करेंगे, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा बेटा इसके बाद में अब देखो, अब एक बात और ध्यान से सुनो। सपोज करिए बेटा मैंने ये ग्रोथ रेट की बातें आपसे डिस्कस की, मैंने दोनों जगह यहां पर 100 नीचे डिवाइड किया है। आपके क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी आ सकता है कि 100 वाला शेयर 90 रुपीज़ पे आ गया, 100 रुपीज़ वाला शेयर 80 रुपीज़ पे आ गया, 100 रुपीज़ वाला शेयर 120 रुपये पे चला गया। तो वो काम आपको अपने आप करना है, वेरी सिंपल, क्योंकि मैंने तो फॉर्मूले में लिख ही दिया MP मार्केट प्राइस पर शेयर। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम मान के चलेंगे हमारा प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है, हमारा प्राइस जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 10 रुपीज़ है तो नीचे 10 ले लूंगा, 100 है तो 100 ले लूंगा। अगर अदर इंफॉर्मेशन में मेंशन करेगा, अदर इंफॉर्मेशन में मेंशन करेगा कि प्राइस कुछ इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो फिर मैं इंक्रीज डिक्रीज के हिसाब से ले लूंगा। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज के हिसाब से ले लूंगा। अच्छा बेटा अब देखो, तो यहां पर जो है, अब अगर मैं बात करूं बच्चे कि KE के जो फॉर्मूले हैं नॉर्मली 3 ही हैं, एक तो D1 डिवाइड बाई MP हो सकता है, D1 डिवाइड बाई NP नेट प्रोसीड्स हो सकता है, T1 डिवाइड बाई MP और साइड में प्लस G हो सकता है। तो ये 3 कैटेगरी आपके एग्जाम में, 3 में से कोई सी भी एक कैटेगरी आ सकती है, जिसको बेस बना करके मेरे बच्चे आपको चलना पड़ेगा। अब इसके बाद बेटा हम थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ाते हैं, बड़ा सिंपल सा है, जहां पर हम कैलकुलेशन करेंगे बेटे आपके प्रेफरेंस शेयर की। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर की कैलकुलेशन करेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर की कैलकुलेशन के लिए बच्चे जैसे आपका एक तो KE रहेगा, एक KP रहेगा, एक KD रहेगा। तो KE का हमने कैलकुलेशन कर लिया, अब बात बेटे आपकी KP की आ जाएगी। KP, तो KP को थोड़ा सा देखिए बच्चे, KP को देखो बेटा, अगर मैं यहां पर कहूं बच्चे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर
प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट क्या आ रही है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट क्या आ रही है। तो देखो बेटा, अब यहाँ पर सिंपल है कैलकुलेशन, हमने यहाँ लिखा के पी। के पी का अगर बेटा फॉर्मूला आपके लिए लिखें, तो के पी का फॉर्मूला लिखने से पहले, केपी का फॉर्मूला लिखने से पहले पहले यहाँ पर बच्चे, चलो साइड में मैं एक पॉइंट और लिख देता हूँ। पहले तो ये ध्यान रखना बच्चे कि जो हमारा के ई है, के पी है, इसमें हमारा टैक्स का कोई इफेक्ट नहीं आता है, टैक्स का कोई इफेक्ट नहीं आता है। टैक्स का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा जब हम के डी की कैलकुलेशन करेंगे, डेट की कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर बच्चे, तो नो टैक्स इफेक्ट, ठीक है, पहली बात तो बेटा नो टैक्स, नो टैक्स इफेक्ट, टैक्स का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। और अब मैं लिखता हूं आपके लिए यहां पर फॉर्मूला बेटा, लेकिन फॉर्मूले में एक बात आएगी कि प्रेफरेंस शेयर हमारे इरेडीमेबल हो सकते हैं और प्रेफरेंस शेयर हमारे रेडीमेबल हो सकते हैं। तो मैं यहां पर बच्चे सबसे पहले आपके लिए लिखता हूं इरेडीमेबल। इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, यानी कि मेरे बच्चे आपके क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि प्रेफरेंस शेयर आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, 6 ईयर पर जाकर के ये रिडीम हो जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन। तो अगर बेटा ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन होगा तो यहाँ पर आपके लिए जो फॉर्मूला चलेगा वो मेरे बच्चे T1 डिवाइड बाई एम पी, सिंपल T1 डिवाइड बाई एम पी। मान लीजिए मेरे बेटे आपके क्वेश्चन में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, कि प्रेफरेंस शेयर 12% वाले हैं। तो 12% का मतलब क्या है बेटा, हमारी कंपनी 100 रुपए के प्रेफरेंस शेयर पर 12%, यानी कि 12 रुपए का डिविडेंड कंपनी देगी। तो देखो करके देखते हैं बेटा। तो 12 रुपीज़ डिवाइड बाई 100 रुपीज़, आंसर कितना आ गया बेटा 0.12। अगर मैं इसको चेंज करूं, क्योंकि आप जानते हैं डिविडेंड का कैलकुलेशन, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बेटा हमेशा फेस वैल्यू पे होता है, मार्केट वैल्यू पे नहीं होता है। अब अगर मैं ये कहूं कि हमारी कंपनी डिविडेंड तो 12 रुपए का देने जा रही है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर का प्राइस मार्केट में घट करके 80 रुपीज़ पे आ गया, 80 रुपीज़ पे, तो बेटा यहाँ पर आप 12 डिवाइड बाई 80 करोगे, ये बेटा सीधा सीधा आपका आ गया 15%। अगर मैं और चेंज कर दूं, सपोज बेटे 12% वाले प्रेफरेंस शेयर हैं तो डिविडेंड तो मेरे को 12 रुपए का ही देना है, लेकिन प्राइस मार्केट में 120 रुपया हो गया, शेयर का प्राइस बढ़कर के 120 रुपया हो गया है। तो यहाँ पर बेटा ये कितना आ जाएगा 0.10, 10% आ गया। तो ये तो हो गए हमारे वो वाले प्रेफरेंस शेयर जो इररेडीमेबल नेचर के हैं। अगर मेरे बेटे यहाँ पर मैं बात करूं कि बाई चांस आपके सामने क्वेश्चन में ये आ गया कि प्रेफरेंस शेयर हमारे रेडीमेबल कैटेगरी के हैं, तो इसमें एक ही फॉर्मूला होता है नॉर्मली, रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अगर मेरे प्रेफरेंस शेयर रेडीमेबल कैटेगरी के हैं, क्वेश्चन में लिखा है कि ये आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 5 ईयर रिडीम होंगे, तो बेटा सिंपल सा फॉर्मूला है। जब मैं यहां पर केपी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस का कैलकुलेशन करेंगे बेटे, तो यहां पर सिंपल सा आपका फॉर्मूला रहेगा बेटा T1 ब्रैकेट में लेंगे बेटा RV माइनस NP, और मेरे बच्चे इधर डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। ध्यान से सुनो, D1 का मतलब डिविडेंड आफ्टर 1 ईयर, जैसे अभी मैंने ऊपर 12 रुपए लिया
आप एज्यूम कर लो आपके प्रेफरेंस शेयर 12% वाले हैं, तो बेटा यहाँ पर 12 रुपये का डिविडेंड आ जाएगा। आरबी, आरबी का मतलब क्या, रेडीमेबल वैल्यू, कि 4 साल 5 साल के बाद जब वो प्रेफरेंस शेयर रिडीम होंगे तो कितने रुपए में रिडीम होंगे। बेटा वो एट पार रिडीम होंगे, एट डिस्काउंट रिडीम होंगे, या एट प्रीमियम रिडीम होंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, सीधी सी बात है बेटा, 100 रुपीज़ वाला 100 रुपीज़ में रिडीम हो रहा, तो मैं आरवी की जगह 100 रुपीज़ रखूंगा। अगर 10% डिस्काउंट पर रिडीम होने का हमारा शेयर होल्डर के साथ पहले से ही टाई अप था, तो 90 रुपीज़ लिखूंगा। अगर 5% 10% प्रीमियम पर हमने रिडीम करने का प्रॉमिस किया है, तो बेटा वो 105 110 रुपये यहाँ पर आ जाएंगे। माइनस एनपी, नेट प्रोसीड्स, आज हम जब ये शेयर इशू कर रहे हैं तो हमारे पास कलेक्शन कितनी आई है, जो आप पहले भी अभी पढ़ चुके हैं। एनपी 100 रुपीज़ भी आ सकते हैं, 110 रुपये भी आ सकते हैं, डिस्काउंट पर इशू हुए हैं तो 90 रुपीज़ 95 रुपीज़ भी आ सकते हैं। तो बेटा लॉजिक से चलो, आरवी का मतलब रेडीमेबल वैल्यू, कि आफ्टर 4 ईयर वो हमारे प्रेफरेंस शेयर किस प्राइस पर रिडीम होने वाले हैं वो प्राइस लिखिए। और आज हम जब उन्हें इशू कर रहे हैं, आज वो एट पार इशू हो रहे हैं, एट प्रीमियम इशू हो रहे हैं, एट डिस्काउंट इशू हो रहे हैं, हमारे पास कितना कलेक्शन आ रहा, वो एनपी। अब बेटा, और हाँ, ये D1 के बाद में बेटा ये बीच में प्लस का साइन रहेगा, तो D1 प्लस आरबी माइनस एनपी डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर, और फिर नीचे जाकर के बेटे सेम आरबी और माइनस नहीं प्लस एनपी, और फिर यहां पर बेटा डिवाइड बाई 2 यानी एवरेज, इसको एवरेज लिया जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आ जाएगा केपी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस आ जाएगा। इस फॉर्मूले को जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाना चालू करेंगे तब पुटअप करके दिखाएंगे बेटा, अभी यहां पर मैं कोई एग्जांपल नहीं दूंगा, फॉर्मूले को सिर्फ याद करिए। इसके बाद मेरे बच्चे प्रेफरेंस शेयर की कैलकुलेशन समाप्त हो गई। अब मैं यहां पर बात कर लेता हूं डिवेंचर की बेटा, ठीक है, 2 मिनट आपके डिवेंचर में लगेंगे, यानी कि कॉस्ट ऑफ डिवेंचर की बात करेंगे। ध्यान से देखना बच्चे, यहां पर मैंने कहा कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, यानी कि बेटे केडी की बात हो रही है, केडी। और केडी में भी बेटा इररेडीमेबल नेचर के, जो डिवेंचर हमारे रेडीमेबल कैटेगरी के नहीं है, तो हमने यहां लिखा बेटा आगे इररेडीमेबल। अब बेटा इररेडीमेबल में भी फिर 2 कैटेगरी हैं, यानी कि बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स। यानी कि आपके क्वेश्चन में टैक्स नहीं दिया है, क्वेश्चन में लिखा रहता है 40% का टैक्स है, 35% का टैक्स है, या क्वेश्चन में टैक्स दिया ही नहीं है। अगर टैक्स नहीं दिया है तो इसे हम क्या कहेंगे, बिफोर टैक्स। बेटा बिफोर टैक्स, जब बिफोर टैक्स का फॉर्मूला चलेगा और यहां पर बेटा चलेगा आफ्टर टैक्स का, आफ्टर टैक्स। तो अब यहां पर बेटे 2 मिनट की बात है, बड़े ध्यान से सुनना। तो फॉर्मूला बिफोर टैक्स में सिंपल है, आई का मतलब क्या, इंटरेस्ट, आई का मतलब क्या, इंटरेस्ट। और अभी तक मैंने क्या बोला, D1, तो वहां पर क्या होता था, डिविडेंड, क्योंकि मैं वहां पर बात कर रहा था इक्विटी और प्रेफरेंस की। अब बात कर रहा हूं डिवेंचर की, तो आई डिवाइड बाई MP, बात खत्म। जैसे मान लो बेटा आपके डिवेंचर 10% वाले हैं, तो 100 रुपए का 10%, अरे कितना इंटरेस्ट दूंगा, लो 10 रुपए दूंगा, और मार्केट प्राइस कितनी है, 100 रुपए,
तो रेट कितना आ गया 0.10 यानी 10%। अगर मैं यहाँ पर कहूँ बेटा मैं इंटरेस्ट 10 रुपये देने जा रहा हूँ और मेरा मार्केट प्राइस थोड़ा डाउन हो गया है डिवेंचर का, वो 90 रुपीज़ पे आ गया, तो 10 रुपये डिवाइड बाई 90 रुपीज़, ये आ गया बेटा 0.11 यानी कि 11% समथिंग समथिंग, बल्कि दो बार और लिख दूं 11 अगर बेटे मैं ये कहूं कि मैं 10 रुपए का इंटरेस्ट देने जा रहा हूं और डिवेंचर मेरा मार्केट में 120 रुपए का हो गया है, प्राइस बढ़ गया है, तो 10 रुपीज़ डिवाइड बाई 120, तो देखो यहाँ पर कॉस्ट का बर्डन कितना आ रहा है 0.833 यानी 8.33%। तो बेटा जो मैंने कहा था कि आपके डिवेंचर तो 10% वाले हैं, कैटेगरी तो 10 ही % रहेगी कि मेरी कंपनी में लोगों ने डिवेंचर परचेज किए हुए हैं, किस कैटेगरी वाले 10% वाले। आप देख रहे हैं कि 10% वाले की कॉस्ट देखो 10% आ रही है, 10% वाले की कॉस्ट देखो बेटा 11% आ रही है, 10% वाले की कॉस्ट देखो 8% आ रही है, बिकॉज ऑफ प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज इन द मार्केट। तो बेटा कैटेगरी तो वही रहेगी जो ऑलरेडी किसी टाइम जब डिवेंचर इशू किए गए थे, लेकिन मार्केट के उठने गिरने से कॉस्ट का बर्डन बढ़ता और घटता है, जो मुझे आज कैलकुलेट करना पड़ेगा न्यू प्राइस न्यू रेट, और इनको फिर एक टेबल में डाल करके मिक्स करूंगा, और बेटा फिर वहां से एक जो रिजल्ट आएगा निकल के वो कहलाता है WAC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन सब का मिक्सचर। अब बेटा यहां पर आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो सिंपल है, आई और बेटा 1 - T और डिवाइड बाई MP। सिंपल, मैं पहले वाला एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए बेटे मैं 10 रुपए का इंटरेस्ट देने जा रहा हूं, 100 रुपए का मेरा डिवेंचर मार्केट में चल रहा है और टैक्स लिखा है क्वेश्चन में 40% का। तो बेटा 1 - T, तो 1 - 40 का मतलब 0.4 कर दूं। अब जरा बेटा ऐसा सॉल्व कर लो कि 1 - 0.4 किया तो कितना रह गया 0.6, कितना रह गया 0.6, और 0.6 इंटू 10 किया तो कितना आ गया 6 रुपए, और 6 रुपए को डिवाइड बाई 100 किया तो सीधा सीधा बेटा 6% आ गया, 6%। इसके बाद अब मेरे बच्चे अगर मेरा MP इंक्रीज या डिक्रीज होता है, जैसे 100 रुपीज़ की जगह 90 आ जाए, 100 की जगह 120 आ जाए, नो प्रॉब्लम, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है बेटा। अब लास्ट फॉर्मूला है बच्चे, जहां पर मैं कहूंगा कि अब हमारी एक कैटेगरी आ गई, अब एक कैटेगरी आ गई बेटा कि डिवेंचर हमारे रेडीमेबल नेचर के हैं। ध्यान से सुनना, डिवेंचर हमारे कैसे हैं बेटा, रेडीमेबल नेचर के हैं। ध्यान से देखो बच्चे, डिवेंचर हमारे रेडीमेबल नेचर के हैं, और क्वेश्चन में ये लिखा है कि डिवेंचर आफ्टर 5 ईयर 6 ईयर 4 ईयर के बाद रिडीम होंगे। तो रिडीम होंगे तो बेटा इनका फॉर्मूला भी बिल्कुल वैसे ही चलता है जैसे प्रेफरेंस शेयर में आपने रेडीमेबल वाले पढ़े थे। लैंग्वेज थोड़ी बहुत अलग अलग राइटर की बुक में अलग अलग हो जाती है, ठीक है। देखो हम यहाँ लिखेंगे बेटा आई का मतलब इंटरेस्ट, 10 रुपये है 12 रुपये जो भी है वो लिखिए। उसके बाद बेटे RV माइनस NP, और बेटा यहाँ पर डिवाइड बाई वही सेम नंबर ऑफ ईयर। फिर बेटे मैंने यहाँ पर फिर किया डिवाइड बाई RV प्लस NP, और इसको डिवाइड बाई 2 किया बेटा, डिवाइड बाई 2 किया इसको। ये सॉल्व करने के बाद अब मेरा जो आंसर आएगा वो मेरा यहाँ पर बेटे रेडीमेबल नेचर के डिवेंचर का KD ये प्राइस आ जाएगा। ये हमें मिल गए नए प्राइस, न्यू प्राइस। इन बेटा न्यू प्राइस को जब हम कलेक्ट कर लेंगे सारे वर्किंग नोट बन जाएंगे, फिर इन्हें हम एक अच्छी सी टेबल में सेट करेंगे,
और तब जाकर के मेरा निकलेगा WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मेरे प्यारे बच्चे फॉर्मूले आपके सारे हो गए हैं, और अब हम लोग बच्चे नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो इन सभी फॉर्मूलाज को बेटा अच्छे से पढ़ना और माइंड में सेट करके रखना। ओके बेटे, ऑल द बेस्ट बच्चे।